शिक्षार्थियों और श्रोताओं नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेक सिंह आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है हमारे संसाधन यानी अवर रिसोर्सेज। शिक्षार्थियों और श्रोताओं दर्शकों, संसाधन वास्तव में कोई भी वो प्रकृति प्रदत्त तत्व हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये आज उपलब्ध हुए हैं, बल्कि हम प्रकृति ने हमें इसे एक लंबे समय से हमें एक उपहार के रूप में दे रखा है। ये हमारी बहुत सारी भौतिक और अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और ये आवश्यकताएं समय के साथ बदलती भी हैं। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई भी तत्व आज हमें मिला और उसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है कालांतर में एक लंबे समय अंतराल के बाद वो हमारे लिए उपयोगी ना रहे, तो हो सकता है उस समय वो संसाधन ना कहलाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी ये वर्तमान आवश्यकताओं की और साथ ही हमारी संभावित आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। और ऐसे बहुत सारे जो संसाधन हैं वो आप अपने आसपास देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी तत्व किसी एक विशिष्ट जगह पर है तभी वो संसाधन है। हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और जब वो उपयोगी हो जाता है तभी वो संसाधन कहलाता है। इसको एक इस रूप में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोयला जो है वो बहुत लंबे समय से हमारे पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, लेकिन जब उसका उपयोग हमने जाना और वो उपयोग कैसे करते हैं, जब हम उसके लिए एक तकनीक हम बना पाए तो वो संसाधन में बदल गया। इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं परमाणु खनिजों के रूप में। यूरेनियम और थोरियम तो लाखों सालों से पृथ्वी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो उपयोग है और उस उपयोग के लिए हम एक जो उचित तकनीक है वो तो हमें आधुनिक काल में हमें मालूम चली, तो तब वो संसाधन बन गए। तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी प्रकृति प्रदत्त तत्व को समझ पाते हैं कि उसका उपयोग क्या है और उसके उपयोग के लिए एक उचित तकनीक हम निर्मित कर पाते हैं, तब वो तत्व संसाधन कहलाते हैं। और ये दोनों ही हो सकते हैं, ये जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस पाठ में और इस कार्यक्रम में हम इन बहुत सारी बातों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे वो है कि संसाधन क्या है, इनका महत्व क्या है, हम संसाधनों को वर्गीकृत कैसे करते हैं, साथ ही जैविक और अजैविक संसाधनों का वितरण भारत में किस प्रकार से है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि संसाधनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम भारत में कर रहे हैं। इसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है संसाधनों के संरक्षण की, क्योंकि ये देखा गया है कि हम इसका अनुचित उपयोग करने लगते हैं। तो संसाधनों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं और इसके लिए हमारे देश में कौन सी नीतियां हैं, तो ये सारी बातें हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु आज रहेंगे। अब हमने अपनी चर्चा की शुरुआत में आपसे जब बात की तो संसाधन क्या है इसकी एक हमने जाना कि हम कैसे कोई भी तत्व जो हमारे आसपास है उसे संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन वो किन रूपों में हो सकते हैं ये भी जानना बहुत आवश्यक है। और ये भी जानना आवश्यक है कि हमारे लिए ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो संसाधनों के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रकृति प्रदत्त वस्तु हमारी पृथ्वी में उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध है, और जब उसको उपयोग करने के लिए जो तकनीक बन जाती है तो वो सांस्कृतिक संसाधन के रूप में देखी जाती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तभी किसी तत्व की या किसी पदार्थ की उपादेयता हो पाती है। प्राचीन काल से आप देखें तो समय के अनुरूप तकनीकें रही हैं। आज हम बहुत ज़्यादा यंत्रीकरण देखते हैं, बहुत ज़्यादा मशीनें देखते हैं, ऊर्जा के नए नए हम स्रोत देखते हैं। प्राचीन काल में भी तकनीक थी, सांस्कृतिक संसाधन थे, लेकिन शायद वो उतने जटिल नहीं थे। जैसे आप देखें कि परिवहन के लिए आज हम
कार का प्रयोग करते हैं, ट्रेन का प्रयोग करते हैं, सबसे जो तेज साधन है हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन परिवहन के लिए तो प्राचीन काल में भी साधन थे, हाँ वो उस समय के अनुरूप थे। तब हम हो सकता है घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का प्रयोग करते रहे हों, घोड़े का प्रयोग होता था या अन्य जो पशु थे उनका प्रयोग होता था। तो इस तरह से समय और काल के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग की तकनीकें रही हैं और ये धीरे धीरे विकसित होती रही हैं। लेकिन इसके साथ एक तत्व या एक बात और भी जुड़ती है, वो बात है कि किसी भी तकनीक का हम एक जनप्रिय उपयोग करें। जनप्रिय उपयोग से तात्पर्य है कि प्रकृति ने हमें कोई पदार्थ दिया है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। हम उसका प्रयोग निर्माण के लिए भी कर सकते हैं और उसका प्रयोग हम हो सकता है विनाश के लिए भी करें। तो जनप्रिय उपयोग से तात्पर्य है कि जब हम लोगों के कल्याण के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए हम किसी संसाधन का प्रयोग करते हैं तो तभी वो जनप्रिय उपयोग है। और वास्तव में जब ये जनप्रिय उपयोग होता है तभी किसी सभ्यता का विकास भी होता है, क्योंकि तब उसका लाभ एक बड़ी भाग को मिलता है। तो इस तरह से प्राकृतिक तत्व और उनके उपयोग की जो उचित तकनीक है वो एक सांस्कृतिक संसाधन के रूप में देखी जाती है। और ये हमारे लिए इसी रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का, किसी राष्ट्र की जो संरचना है, जो उसका विकास की धुरी है, उन सब का निर्माण इन्हीं संसाधनों के इर्द गिर्द होता है। आप क्या सोच सकते हैं कि भूमि जलवायु के बिना हम खेती का हम विकास देख पाएँ, खनिज पदार्थों के बिना हम उद्योगों की कल्पना कर पाएँ? ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि यही आधार है हमारी आर्थिक क्रियाओं के और हमारे जीवन के भी। साथ ही ये संसाधन हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि उनमें एक तरफ ये तत्व सम्मिलित हैं, दूसरी तरफ मानवीय अनुक्रियाएं सम्मिलित हैं। और जब ये तत्व और मानवीय अनुक्रियाएं मिलती हैं तभी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों ही तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं, यानी प्राकृतिक हम संसाधनों की बात करें और साथ ही सांस्कृतिक संसाधनों की। तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तभी मानवीय विकास संभव हो पाता है। आप किसी क्षेत्र में जाएं, आप उन क्षेत्र में देखें जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। और हम जब आपसे बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि कैसे भूगोल एक ऐसा विषय है जो पर्यवेक्षण पर आधारित है, यानी हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, अवलोकन करें और उनका विश्लेषण करें। तो अगर आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन या खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उस क्षेत्र में उनके उपयोग के लिए तकनीक नहीं है या आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर शुरू नहीं हुई हैं तो उन संसाधनों का प्रयोग नहीं हो पाता। प्रयोग नहीं हो पाता तो न तो वो उनका उपयोग आर्थिक प्रगति के लिए हो सकता है और न ही सामाजिक प्रगति के लिए हो सकता है। तो इस तरह से दोनों ही तत्व आवश्यक हैं, प्राकृतिक पदार्थ भी और सांस्कृतिक संसाधन भी, और दोनों ये मिलकर ही हमारे विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षार्थियों, हमने ये जाना कि संसाधन क्या है, इनका महत्व किस प्रकार से है, लेकिन इसके साथ ही बात आती है वर्गीकरण की, क्योंकि भूगोल वास्तव में तत्वों के वितरण का भी विज्ञान है। हम चीज़ों को देखते हैं कि कौन से पदार्थ कहाँ पर वितरित हैं। तो अगर हम संसाधनों के वर्गीकरण को देखें तो इसको मुख्यतः 3 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी उसके पुनर्नवीनीकरण के आधार पर। दूसरा जो आधार है वो है ओरिजिन यानी उत्पत्ति का, और तीसरा है उसके उपयोग यानी यूटिलिटी का। तो ये तीनों प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर हम विभिन्न संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। अब अगर इसको आप देखें तो आप पाएंगे कि ये 3 प्रमुख वर्गीकरण आगे कुछ अलग अलग पदार्थों में वर्गीकृत हैं, यानी इनके भी कुछ और रूप हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो पुनर्नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं उनको 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो है नवीकरणीय, यानी वो संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक बार हमने उपयोग किया और वो फिर से हमें मिल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो वन है वो नवीकरणीय है, क्योंकि आपने अगर वनों को काटा
तो उनके स्थान पर हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनको प्राप्त करने की जो दर है वो बहुत धीमी होती है। उसी तरह जल है, जल का आपने एक बार उपयोग किया वो पुनः हमें मिल सकता है। दूसरी तरफ है अनवीकरणीय, यानी अगर आपने एक बार उसका प्रयोग कर लिया तो वो फिर हमें नहीं मिलेगा। जैसे खनिज पदार्थ हैं, प्रकृति ने हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ दिए हैं, लेकिन अगर एक बार आपने उनका उपयोग कर लिया तो वो दोबारा नहीं मिल सकते हैं, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, खनिज तेल हो। तो इनको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते, यानी उनका नवीकरण करना संभव नहीं है। दूसरा है चक्रीय, यानी हम उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं और अलग अलग रूपों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से पुनर्नवीकरण के आधार पर ये 3 प्रकार हम देखते हैं संसाधनों के। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। इसके तो अर्थ आप शब्दों से समझ सकते हैं कि जैविक वो सारे पदार्थ हैं जो कि सजीव हैं, जैसे वनस्पतियाँ हो गई, पशुधन हो गया, सागरीय जीव हो गए, ये सारे हमारे जैविक संसाधन हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन यानी जिसमें भूमि, जल, खनिज पदार्थ ये सम्मिलित हैं, ये अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे लिए समान रूप से उपयोगी हैं, लेकिन ये निर्जीव होते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है उपयोग के आधार पर। अगर उपयोग के आधार पर देखें तो इसको भी 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऊर्जा संसाधन, यानी उपयोग हम किस रूप में उन तत्वों का कर रहे हैं। तो अगर ऊर्जा के रूप में देखें तो इसके भी 2 भाग हैं। पहला है पुनर्भरण के अयोग्य। तात्पर्य है कि वो संसाधन जिनको हम ऊर्जा के रूप में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते या वो उसी रूप में नहीं मिल सकते। जैसे कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, इनसे हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन अगर हमने इनका एक बार उपयोग कर लिया तो ये समाप्त हो जाते हैं। इनको हम पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, और न तो हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पृथ्वी में जिनका भंडार है और जो अंश हमने निकाला है वो दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं होगा। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है पुनर्भरण के योग्य, यानी हमको अगर हमने उपयोग किया तो ये हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, जल है, वो भी हमें पुनः प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो ऊर्जा के दूसरे गैर परंपरागत स्रोत है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, ये सभी पुनर्भरण के योग्य होते हैं। उपयोग का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है कच्चा माल। तो किसी भी कच्चे माल का हम जो प्रयोग है वो 3 रूपों में करते हैं। पहला तो करते हैं हम खनिज पदार्थ, यानी हमारे भूमि पर जो भी खनिज तत्व प्राप्त होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वनस्पतियाँ, जिसमें पेड़ पौधे और दूसरे वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थ, यानी जिसमें कि हमें अन्न प्राप्त होता है या दूसरे जो भोज्य पदार्थ में मिलते हैं वो खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। शिक्षार्थियों, अगर इस वर्गीकरण को देखें तो एक चीज़ आप और पाएंगे कि अगर हम 3 प्रमुख आधारों पर इसको वर्गीकृत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तत्व है जो वो किसी एक विशेष वर्गीकरण में ही आपको मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि एक तत्व नवीकरण भी हो सकता है और वो ऊर्जा के संसाधन के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि आप देखें सौर ऊर्जा, उसी तरह वो जैविक भी हो सकता है और वो देखें तो नवीकरणीय भी हो सकता है, वो अजैविक भी हो सकता है और वो ऊर्जा के साधन के रूप में भी हो सकता है। यानी अगर कोयले को देखें तो कोयला एक तरफ ऊर्जा का भी संसाधन है जो कि पुनर्भरण के अयोग्य नहीं है, लेकिन वो जैविक संसाधनों के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि हमें वो पेड़ पौधों से मिलता है और वो अनवीकरणीय है। तो इस तरह से आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे ऐसे तत्व मिलेंगे जो हम इस वर्गीकरण के अलग अलग भागों में देखे जा सकते हैं। अब अगर इस वर्गीकरण को हम और देखें तो 2 प्रमुख हमने वर्गीकरणों की बात की, वो थे जैविक और अजैविक। अब जैविक संसाधनों की बात करें तो इसमें वो समस्त जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो कि इस सृष्टि पर उपलब्ध हैं। इनमें पेड़ पौधे भी आते हैं,
सागरीय जीवन भी आता है, मनुष्य भी आता है, और जीवन के वो समस्त रूप जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं वो इसमें आते हैं। अब ये इसकी एक खास बात है शिक्षार्थियों की, नवीकरणीय होते हैं। जैसे वन है, वनोत्पाद हैं, फसलें हैं, पक्षी हैं, ये सभी नवीकरणीय हैं। लेकिन जैविक संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जो कि अनवीकरणीय हैं। जब हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो हमने कोयले की बात की, हमने खनिज तेल की बात की, तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कि जैविक हैं लेकिन उनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपने पृथ्वी से कोयले की जो मात्रा निकाल ली उसको आप पुनः वहाँ पर नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी जो जैविक संसाधन के बाद जो दूसरा वर्गीकरण था वो था अजैविक संसाधनों का। इसके अंतर्गत सभी निर्जीव तत्व सम्मिलित हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, और वास्तव में ये वो संसाधन हैं जो कि हमारी आर्थिक क्रियाओं का आधार बनते हैं, हमारे जीवन का आधार बनते हैं। जैसे भूमि है, जल है, वायु है और खनिज पदार्थ हैं। ये सभी देखें तो ये किसी न किसी रूप में हमारी समस्त मानवीय अनुक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। भूमि है तभी हम कृषि की कल्पना कर सकते हैं, इसके बिना अन्न उत्पादन संभव नहीं होगा और जो हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है। जल है, जल के बिना तो जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। वायु भी उतना ही आवश्यक है। खनिज पदार्थ हमारी सभी आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं, चाहे वो जीवन की सरलतम आर्थिक क्रिया हो या हम कठिन से कठिन उत्पाद की बात करें, वो सब खनिजों पर निर्भर हैं। तो इस तरह से हमारी आर्थिक क्रियाएं और हमारी बहुत सारी सामाजिक क्रियाओं का आधार ये अजैविक संसाधन होते हैं। इनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं पुनः कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये पुनर्नवीकरण के योग्य नहीं होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो संरक्षण की आवश्यकता होती है वो इन्हीं तत्वों की होती है, ताकि हम इनको भावी पीढ़ी के लिए भी बचा सकें। अब बात आती है जैविक संसाधनों के वितरण की। हम शुरू में हमने बात की कि भूगोल के अंतर्गत हम भौगोलिक घटनाओं और परिघटनाओं के वितरण का भी अध्ययन करते हैं, और ये वितरण भौगोलिक भी हो सकता है और स्थानिक भी हो सकता है। यानी एक पूरे देश के संदर्भ में इसका वितरण किस रूप में है, विभिन्न भूरूपों में, और साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में ये किस प्रकार से पाया जाता है। तो इन हम दोनों ही रूपों में हम भौगोलिक घटनाओं और परिघटनाओं का हम वर्गीकरण और वितरण देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन से तात्पर्य ये है कि इसमें हम क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने ये बात की कि कोयले का जो भंडार है वो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो विभिन्न राज्यों के संदर्भ में हमने इसके वितरण को भी जाना, कितनी मात्रा है हमने ये भी जाना, और इसका उपयोग किस रूप में हो रहा है हम ये भी देखते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये वितरण किन कारणों से है और ये वितरण दूसरी क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। यानी अगर किसी खनिज पदार्थ का संकेंद्रण कहीं पे है तो आर्थिक क्रियाएं वहाँ किस रूप में हो रही हैं, दूसरे क्षेत्रों में इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी बातों का जो अध्ययन है वो हम वितरण के अंतर्गत करते हैं। अब जैविक संसाधनों की वितरण की बात करें तो जिसमें प्रमुख तत्व हैं या प्रमुख भाग हैं जिनको हम देखेंगे वो हैं वन, वन्यजीव, पशुधन और मात्स्यिकी। तो ये चार प्रमुख अंग हैं जो जैविक संसाधनों के अंतर्गत हमारी अध्ययन का हिस्सा होंगे। इसमें से जो सबसे पहले है वो है वन। अगर हम वनों की बात करें तो लगभग 75.5% जो भूमि है वो हमारे विभिन्न प्रकार के भूआकृतियों के अंतर्गत आती है, और इसमें देखें तो लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23% जो भूमि है वो वनों के अंतर्गत है। इसमें असमान वितरण की स्थितियां भी हम देखते हैं। असमान वितरण इस संदर्भ में है कि किसी राज्य में आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र वनाच्छादित हैं और किसी क्षेत्र में इसका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, और ये जो अंतर है वो लगभग 83% तक हमें देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार में जहाँ लगभग 87% भूमि है वो वनाच्छादित है, तो वहीं हरियाणा में इसका प्रतिशत लगभग 4 के आसपास है। तो हम इसमें क्षेत्रीय भिन्नता देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन हेतु लगभग
33% भूमि पर वनाच्छादन होना चाहिए। अभी ये हमारे यहाँ हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन विभिन्न प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, वो कौन से प्रयास, इसकी बात हम आगे करेंगे। और विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम इसके लिए चलाए गए हैं। अगर हम भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों का वर्गीकरण करें तो मुख्यतः 6 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या कटीली झाड़ियाँ, ज्वारी वन और पर्वतीय वन, जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सदाबहार वनों की बात करें तो वो आपको भारत के दक्षिणी हिस्से में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। पर्णपाती वनों का विस्तार मुख्यतः भारत के मध्य भाग में है। भारत के पश्चिमी हिस्से में आपको कटीली झाड़ियाँ या शुष्क वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तटीय क्षेत्रों में आपको ज्वारी वन देखने को मिलेंगे और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आपको पर्वतीय वनों का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके बारे में जो और भी विस्तार से अध्ययन है वो हम हमारे दूसरे पार्ट में है, और जब हम उसकी बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वनों के साथ जब बात आती है वन्य जीवों की भी, तो अगर देखें भारत इस क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि विशालता के साथ साथ वन्य जीवों की जो प्रकार हैं या वन्य जीवों की जो संख्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें वन्य जीवों का, तो वन्य जीवों की लगभग 1.05 मिलियन प्रजातियाँ भारत में विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से 75,000 प्रजातियाँ लगभग 7.46% भारत में पाई जाती हैं। शिक्षार्थियों, अब समय हो चला है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद पुनः आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। शिक्षार्थियों, ब्रेक के बाद फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कि भारत में जैविक संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है और वन्य जीवन यहाँ कैसे पाया जाता है। जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले बताया आपको कि वन्य जीवन की दृष्टि से भारत बहुत ही समृद्ध है और विशाल आकार और विविध प्रकार की जलवायु इस समृद्धता के पीछे हैं। तो अगर इसको देखें तो पक्षियों की यहाँ पर लगभग 1200 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सुंदर पक्षी हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषकर वनों और नमभूमि क्षेत्रों में, जिनमें फेजन, बतख, मैना, तोते, सारस, धनेश जैसे पक्षी हैं। एक और विशेषता पाई जाती है कि जैसे ही शीतकाल आता है तो सुदूर उत्तर से बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। ठंडियों में वो हमारे झीलों और नदियों के किनारे रहते हैं और वो शीतकाल समाप्त होने के बाद वापस लौट जाते हैं। तो ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो वास्तव में पर्यटन के लिए भी बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा अगर हम पक्षियों के अलावा देखें तो स्तनपायी जीव भी यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हाथी जो है वो असम, केरल, कर्नाटक और अन्य भारतीय राज्यों में मिलता है। शुष्क क्षेत्रों में ऊँट है। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। गिर वन गुजरात में हमें भारतीय शेर जो कि एशियाटिक लायन है वो हमें मिलता है। एक सिंग वाला गेंडा जो है वो असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं, और कुछ तो लगभग पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। जैसे बंदर, उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में हिरणों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे वो हांगुल हो, तराई क्षेत्र में स्वाम्प हिरण है, चीतल, बारहसिंघा, कस्तूरी मृग, कृष्ण मृग, पिसूरी, ऐसे बहुत सारी हिरणों की प्रजातियां हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खासकर घास के मैदान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम हिरणों की विभिन्न प्रजातियों को यहाँ पाते हैं। दूसरे जीवों में आप देखें तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि यानी रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि देखें तो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य भारत और उत्तर में भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसके अलावा बिल्ली परिवार के जो अन्य जीव हैं, जिनमें
तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ भी यहाँ पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ ये काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये संरक्षित प्रजातियों की सूची में भी हैं और इनके संरक्षण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकिन जैसे बहुत सारे जीव जो हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं। वन्य जीवों के बाद अगर हम बात करें पशुधन की, तो पशुधन की दृष्टि से देखें तो विश्व की लगभग 57% भैंस और लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं और इनका 2/3 से भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा पशुधन में जो दूसरा प्रमुख जीव है वो भेड़ें हैं, जिनका 1/4 हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। बकरियों की 50% से ज़्यादा जो संख्या है वो बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैदानी क्षेत्रों में जो पशुधन है उनका विस्तार हम ज़्यादा पाते हैं, विशेषकर भेड़ और बकरियों का। पशुधन की जो विशेषता है वो इस रूप में भी है कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी है और कृषकों के लिए, किसानों के लिए ये पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंत्रीकरण होने के बावजूद भी जो छोटे और सीमांत कृषक हैं वो आज भी पशुओं का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो जुताई के लिए हो, बुवाई के लिए हो या विभिन्न कृषि संबंधी क्रियाओं के लिए हो। तो हम इन पशुधन का यानी बैलों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ क्षेत्रों में मशीनीकरण हुआ, जैसे अगर हम पश्चिम भारत में देखें, तटीय आंध्र प्रदेश में देखें या तमिलनाडु में देखें या कुछ और राज्यों में देखें, वहाँ मशीनीकरण हुआ है। दूसरे क्षेत्रों में भी मशीनीकरण की जो गति है वो बढ़ रही है, लेकिन तब भी एक बड़ी मात्रा में हमारी जो कृषि संबंधी क्रियाएँ हैं वो इन पशुधनों पर निर्भर हैं। इससे दूसरे जो अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जैसे हम गाय भैंस से देखें तो दूध और दूध से बने उत्पाद मिलते हैं। भेड़ से हमें ऊन, मांस और चमड़ा मिलता है। बकरी का भी जो उपयोग है वो दूध, बाल, मांस और चमड़े के लिए किया जाता है। इसके अलावा बतख, मुर्गी, टर्की से हमें अंडे, मांस जैसे बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो हमें मिलते हैं। जैविक संसाधनों में जो अंतिम हिस्सा है वो मात्स्यिकी का है और मात्स्यिकी के लिए अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एक बड़ी ही संभावना है और इस संभावना को बढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि एक 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अब हम इसका विस्तार देखते हैं। इस विस्तार में बड़ी नदियाँ व झीलें भी हैं, वहाँ भोजन की प्रचुर उपलब्धता है। साथ ही अंतःस्थलीय मात्स्यिकी के अलावा हम सागरीय मात्स्यिकी को भी बहुत ज़्यादा विकसित देखते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि एक विशाल तटरेखा भारत की इस विशाल भूक्षेत्र से जुड़ी हुई है। साथ ही हमारे यहाँ कुशल मछुआरे हैं जो कि पारंपरिक रूप से कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय को देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मात्स्यिकी हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार को देखें तो मुख्यतः 4 प्रकार की मात्स्यिकी हम भारत में देखते हैं। पहला है अंतःस्थलीय मात्स्यिकी, यानी भारत के जो आंतरिक क्षेत्रों में, झीलों, नदियों में और जलाशयों में की जाती है। सागरीय मात्स्यिकी है जो सागरों, महासागरों में है। एस्चुरी मात्स्यिकी है और पेरल मात्स्यिकी है। तो ये 4 हम प्रकार देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक विशाल भू क्षेत्र और विशाल तटरेखा होने के कारण भारत में लगभग 1800 से भी ज़्यादा प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं। इसकी एक खास बात ये भी है कि भारत में सागरी मात्स्यिकी का हिस्सा ज़्यादा है और लगभग 63% हिस्से पर सागरी मात्स्यिकी की जाती है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख मछलियाँ हैं वो सार्डाइन, मैक्रेल, प्रॉन, क्लियोपियोइड्स और सिल्वर पेरीज है। जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो है अंतःस्थलीय मात्स्यिकी का है, जिसका लगभग 37% हिस्सा है कुल मात्स्यिकी में। इनमें जो प्रमुख मछलियां हैं वो है कतला, रोहिता, काला बासिल, मृंगल और कार्प है। अब अगर आप ये देखें कि चाहे वो सागरी मात्स्यिकी हो और चाहे अंतःस्थलीय मात्स्यिकी हो, इनका जो संकेंद्रण है वो कुछ विशिष्ट राज्यों में है। जैसे अगर सागरी मात्स्यिकी को देखें तो उसका 97% और अंतःस्थलीय मात्स्यिकी का लगभग 77% हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से है। इन सभी में एक सामान्य चीज़ें मिलती हैं, वो है कि सभी तटवर्ती राज्य हैं, यानी विशाल तटरेखा इनके साथ है। कर्नाटक को अगर हम
कर्नाटक और गुजरात भी इनमें शामिल है। इसके साथ उन क्षेत्रों में जहाँ पर अंतःस्थलीय मार्ग की विकसित नहीं हुई है, वहाँ पर भी इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर नीली क्रांति यानी जिसको हम ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं उसके द्वारा। अब अगर हम अजैविक संसाधनों के वितरण की बात करें तो इनमें हम पहला जो प्रमुख संसाधन पाते हैं वो भूमि संसाधन का। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय कुल भू क्षेत्र का विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। यही कारण है कि एक विशाल आकार हमारे लिए बहुत प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराता है। अगर भूमि संसाधन की बात करें तो यहाँ पर्वत, मैदान और पठार का विशाल क्षेत्रों में वितरण आप पाएंगे। लगभग 30% क्षेत्र में पर्वत हैं, 43% क्षेत्र मैदानी है और लगभग 23% हिस्से में आपको पठारी भाग देखने को मिलेंगे। इसके बाद जल संसाधनों की बात आती है। जल संसाधनों की बात करें तो फिर से वही विशाल आकार एक हमारे लिए एक लाभदायक होता है, क्योंकि इस विशाल आकार के कारण यहाँ विविधता है। आपको यहाँ हिमानी भी देखने को मिलेगी, धरातली नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, भूमिगत जल की प्रचुर मात्रा भी देखने को मिलेगी और जो कि वर्षा के द्वारा हमें प्राप्त होती है। साथ ही विशाल तटरेखा भी है, क्योंकि महासागरों का विस्तार 3 ओर से है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर है और यही कारण है कि चाहे वो नदियों के लिए हो, चाहे वो भूमिगत जल हो, हमारे लिए उसका स्रोत ये वर्षा ही होती है। धरातलीय जल में नदियों का प्रमुख हिस्सा है और भारत में केवल 3 नदियां मिलकर यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही कुल धरातलीय जल का लगभग 60% हिस्सा वहन करती हैं। 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या के लिए हम जो विविध आवश्यकताएं हैं, चाहे वो पेयजल के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक क्रियाओं के लिए हो, उनमें हम इसी भूजल का प्रयोग करते हैं। जल संसाधनों की बाद अगर आप बात करें तो बात आती है खनिज संसाधन की। हम खनिजों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध हैं, चाहे वो विविध प्रकार के खनिजों की बात हो, चाहे वो ऊर्जा के लिए हो, दूसरी आर्थिक क्रियाओं के लिए हो। हम खनिजों की दृष्टि से हम इनका संकेंद्रण अलग अलग क्षेत्रों में पाते हैं और यही कारण है कि एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता भी यहाँ पर है। जो प्रमुख खनिज हैं उनमें लौह अयस्क है, कोयला है, खनिज तेल, बॉक्साइट और रेडियोधर्मी पदार्थ और अभ्रक है, जो कि विशाल मात्रा में यहाँ संकेंद्रण मिलता है। केवल खनिज तेल ऐसा है जिनकी मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके लिए हम मुख्यतः आयात पर निर्भर है, लेकिन बाकी जो खनिज है वो विशाल मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी खनिजों के अगर संकेंद्रण की एक जो आप क्षेत्र देखिए तो मुख्यतः 3 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर एक विशाल मात्रा में इनका संकेंद्रण पाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है संसाधनों के उपयोग की, क्योंकि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर अगर हम अजैविक संसाधनों की बात करें या जैविक संसाधनों में भी कुछ संसाधन है, वो हमेशा नहीं मिल सकते हैं। उनकी मात्रा निश्चित है और एक समय के पश्चात वो समाप्त भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इन संसाधन प्रकृति में हमेशा से उपलब्ध रहे हैं और हमेशा से उपलब्ध रहे हैं, लेकिन जब उनके लिए उचित तकनीक विकसित हुई तभी वो संसाधन में बदले, यानी हम सांख्यिकी संसाधन की बात करते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं और जब तक ये दोनों संसाधन नहीं हैं, विशेषकर सांख्यिकी संसाधन, तब तक हमारी क्षमता भी सीमित होती है। यानी संसाधन तो हैं, प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन तकनीक नहीं है। और इन सांख्यिकी संसाधनों में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? इनमें आप चाहे तो उपकरण की बात करें, परिवहन संचार साधनों की बात करें, क्योंकि आपने किसी चीज़ को उत्पादित किया या आप कच्चे माल को लाने के लिए भी आपको परिवहन साधन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही इनकी उचित प्रबंधन की भी बात आती है, साथ ही सामूहिक सहयोग की भी बात आती है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को हम सहयोग नहीं करेंगे तब तक प्रगति की जो गति है वो ज़्यादा नहीं रहती है। और इन सब में जो बौद्धिक कार्य है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है, ये प्रमुख होते हैं, क्योंकि जब बौद्धिक रूप से प्रगति होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तभी आप उचित तकनीक का विकास भी कर पाते हैं और उसका प्रयोग भी कर पाते हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि
आर्थिक प्रगति कितनी भी हो जाए, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद इन संसाधनों को उपयोग करने के लिए हम सक्षम नहीं होंगे। तो सांस्कृतिक संसाधन भी उतने ही आवश्यक हैं और यही संसाधनों के उपयोग को भी निर्धारित करते हैं। यानी अगर ये नहीं है तो शायद जो प्रकृति ने हमें उपहार दिया है उनका हम उचित उपयोग नहीं कर सकते, वो ख़त्म होने की दर उनकी बढ़ सकती है क्योंकि वो अनुचित रूप से प्रयोग किए जाएंगे। अब भारत में संसाधन उपयोग की सीमा को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित राष्ट्र है और हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा कृषि का है। अगर कुल जनसंख्या का देखें और जो किसी न किसी कार्य में लगी है तो उसका लगभग आजकल अभी देखें तो 70% के आसपास का हिस्सा जो है वो कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ा हुआ है। एक और कृषि महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर खनिज संपदा भी उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं होता और ये दोनों मिलकर ही हमारे राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास विशाल जनसंख्या है, उन्नत कृषि है, खनिज संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है, लेकिन फिर वो कौन से कारक हैं जो कि हमारे उपयोग को प्रभावित करते हैं? वो है हमारी बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि इस बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी आवश्यकता बढ़ती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम संसाधनों की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करते हैं। जब हम ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्याएं भी प्रारंभ होती हैं। वो इस रूप में प्रारंभ होती हैं कि हम संसाधनों का अनुचित उपयोग करते हैं। अनुचित उपयोग इस रूप में है कि हम खनिजों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, हम वनों का ज़्यादा कटाव कर रहे हैं, हम भूमि संसाधनों का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि वहाँ पर अपरदन और दूसरी जो उसकी गुणवत्ता को कमी करने वाली घटनाएं होती हैं वो हो रही हैं। तो ये सभी मिलकर एक तरफ खनिज संसाधनों की मात्रा को कम करते हैं, दूसरी ओर मृदा अपरदन, वन नाश जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ये तो हुई भौतिक जो हम अंतर देखने को हमें मिलता है। दूसरा है कि कृषि के क्षेत्र में देखें तो हम बहुत सारी कृषि की अवैज्ञानिक जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई ना होना, ढालों पर अनुचित रूप से कटाव, रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग, साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग और कुछ क्षेत्रों में हम अति सिंचाई का भी प्रभाव हम देखते हैं। ये सभी मिलकर एक और भूमि की उत्पादकता में कमी लाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में जलभराव की समस्याओं को भी उत्पन्न करते हैं और लवणता की वृद्धि जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। दूसरी ओर एक चीज़ और होता है कि चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हम जल संसाधनों का भी दोहन कर रहे हैं, तो एक पेयजल की कमी जो एक बड़ी समस्या है वो हमें एक बड़े क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। और दूसरी ये कमी और भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत में जो वर्षा है वो अनियमित होती है, ज़्यादा वर्षा की मात्रा साल के कुछ महीनों में हमें मिलती है और हम उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। भारत में अगर देखें तो कुल वार्षिक प्रवाह का, नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% हिस्सा ही हम उपयोग कर पाते हैं, शेष जल समुद्र में मिल जाता है। तो एक और नदी जल का हम उचित उपयोग नहीं कर पाते, दूसरा हम भूमिगत जल का अधिकाधिक उपयोग करते हैं। तो एक बड़े क्षेत्र में आप खबरों में भी देखते होंगे कि कैसे भूमिगत जल तेज़ी से कम हो रहा है, जल स्तर बहुत गहराई पर जा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमें पारिस्थितिकी संतुलन और अपने आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। दूसरी ओर यह है कि जनसंख्या बहुत सारी समस्याओं का केंद्र भी बनती है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों और वन्यजीवों पर भी दबाव बढ़ता है। बस इसका एक असर ये देखने को मिला है कि मात्स्यिकी के क्षेत्र में चूँकि पारंपरिक व निर्वाही रूप में ये गतिविधियां हो रही हैं तो इसमें प्रकृति देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखें तो हमारी बढ़ती औद्योगिक और आर्थिक क्रियाओं के कारण विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में हमें दबाव की समस्या देखने को मिलती है और इसी कारण इनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। अब संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण से तात्पर्य है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करें। नियोजित उपयोग से तात्पर्य है कि संसाधनों का उचित तकनीक के द्वारा उपयोग हो,
जो संसाधन जल्दी समाप्त होने वाले हैं उनके लिए हम वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करें और साथ ही विकास और संरक्षण के मध्य हम संतुलन बना के रखें, ताकि न तो प्रगति में अवरोध बने और न ही हमारा पर्यावरण संतुलन भी अव्यवस्थित हो। तो यही कारण है कि तब सतत पोषणीय विकास की अवधारणा की बात आती है, क्योंकि हमें वर्तमान में विकास की दर को भी बनाए रखना है और भविष्य के लिए इन संरक्षण संसाधनों को बचाना भी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इनका प्रयोग कर सके। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षार्थियों, ये जानना आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विषय के रूप में अध्ययन तभी ज़्यादा उपयोगी होता है जब उसको आप अपने जीवन में प्रयोग करें। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी संरक्षण की विधियों का प्रयोग करेंगे तो शायद संरक्षण में अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे। तो सबसे पहले तो है कि जागरूकता को फैलाना, हम खुद जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। वनों का कटाव एक बड़ी समस्या है और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, वहाँ वनों का कटाव हुआ। तो वन रोपण हमें करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में प्रयोग हुए हैं, प्रयास किए गए हैं। दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से भी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि का विस्तार, समोच्च रेखा के अनुरूप जुताई, ताकि वहाँ पर अवनाली का अपर्दन ना हो सके। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में पहले जूमिंग कृषि की जाती थी, यानी स्थानांतरित खेती होती थी। वनों को जलाया गया, खेती की गई और जब उसकी उर्वरता खत्म हो गई तो हमने नए क्षेत्र में कृषि करना शुरू कर दी। हालांकि जूमिंग खेती का जो विस्तार है वो हमें कम देखने को मिलता है। उसके अलावा वन क्षेत्रों में अति चराई, अवनाली का अपर्दन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है, जिनका रोकथाम आवश्यक है। इसके अलावा वर्षा जल को रोकने के लिए बांध निर्माण आवश्यक हो जाता है। साथ ही जल को उचित रूप से प्रयोग किया जाए, कम प्रयोग हो, इसलिए फव्वारा और ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की तकनीक भी किसानों के बीच में प्रचलित कराने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है जल के प्रदूषण की। तो अगर हम जो औद्योगिक क्षेत्र में जलों का प्रयोग करते हैं और जो जल की निकासी होती है, अगर वहाँ हम जलों का शोधन करें और उसका पुनः चक्रण करें तो हम जल प्रदूषण की समस्या से भी बच सकते हैं। इसके अलावा खनिजों की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो बड़ी सीमित मात्रा में भारत में उपलब्ध हैं, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में भी हैं तो एक समय के अंतराल के पश्चात वो समाप्त हो सकते हैं। तो हमें उनको, उनके उत्खनन की, उनके शोधन की, उन्नत तकनीक को विकसित करने की और प्रयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही हम इतना उपयोग करें जितना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे खनिज जो कि समाप्त हो सकने वाले हैं, उनके लिए कौन से स्थानापन्न या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, उसकी दिशा में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के जो संसाधन है जो कि परंपरागत संसाधन है, जैसे कोयला है या परमाणु ऊर्जा है, ये समाप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हम गैर परंपरागत स्रोतों की ऊर्जा जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और इस दिशा में प्रयास किए जाएँ। आप पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत में बहुत सारे सोलर प्लांट लगाए गए हैं बड़े क्षेत्रों में। उसके अलावा घरेलू रूप से भी इसको प्रोत्साहित किया गया है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो शिक्षार्थियों, ये तो बात हो रही थी कि कैसे हम संसाधनों का संरक्षण करें और ये हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए हैं, तो अगर हम उनको देखें तो वास्तव में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास हुआ है। चाहे वो 1980 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हो, 1950 में राष्ट्रीय वन नीति की बात हो, इसके अलावा 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की बात हो और 1990 में राष्ट्रीय खनिज नीति भी आई, और उसके बाद भी बहुत सारे संशोधन हुए और इनमें समय समय पर इन नीतियों को समय के अनुरूप अपडेट किया गया। तो इनके माध्यम से भी बड़े क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं संसाधनों को संरक्षित करने के। शिक्षार्थियों, आज हमने बात की, उनमें संसाधनों के अर्थ और महत्व की बात थी, संसाधनों का वर्गीकरण की बात की हमने, जिनमें जैविक और अजैविक संसाधन थे, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और इनके लिए हम संरक्षण कैसे करें और नीतियाँ क्या हो सकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिली होंगी और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।